अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, जो हमारा ग्रामर का क्लॉजेस का जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है, मेरा जो सेकंड पार्ट था क्लॉजेस का, उसमें मैंने यहाँ तक बताया था ना। यही था कि सॉरी, हाँ, यहाँ तक तो कि एडजेक्टिव क्लॉज का मैंने बताया था कि वो जो एडजेक्टिव जिसको हम रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं, उनके कितनी टाइप्स है, रिस्ट्रिक्टिव होते हैं, नॉन रिस्ट्रिक्टिव होते हैं, ये तक बताया था। मतलब कि मैंने आपको क्लॉजेस का बताया था, क्लॉजेस की टाइप्स कितनी होती हैं। दो तरह की, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का कोई टाइप नहीं होता, इंडिपेंडेंट का होता है नाउन क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, ऐसे करके सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, क्लॉजेस यहाँ पे खत्म हो गए थे। अब हमने सेंटेंसेस को देखना है कि सेंटेंस कितनी टाइप्स के होते हैं सेंटेंसेस। अच्छा, सेंटेंसेस की टाइप्स मैंने क्यों क्लॉजेस के साथ ही बताई है, क्योंकि क्लॉजेस को मिला के ही हम सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। ठीक है, हम क्लॉजेस को यूज करके हम सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। जिस तरह क्लॉजेस की टाइप्स थी, इसी तरह सेंटेंसेस की भी टाइप्स है। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये तो सिंपल हो गया, जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, शी इज राइटिंग, तो शी इज राइटिंग एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई वो नहीं है। जैसे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, वो अकेला खड़ा हो जाता है, सिंपल सेंटेंस को किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं है, वो एक सिंपल सा सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस एक लाइन का। ठीक है, सिंपल के बाद जो कंपाउंड होता है, ये दो सेंटेंसेस से मिलकर बनेगा और वो भी इंडिपेंडेंट होते हैं। और ये एक डिपेंडेंट जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, एक डिपेंडेंट से बनेगा, एक इंडिपेंडेंट से बनेगा, इसलिए कॉम्प्लेक्स है। और जो हमारी फोर्थ कैटेगरी है, जो बहुत सारे लोग मिक्स करते हैं, वो सेंटेंस की टाइप में सिर्फ कॉम्प्लेक्स तक पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों को याद हो तो एमपीटी में एक दफा एक एमसीक्यू आया हुआ था कि डिफरेंट लाइंस लिखी हुई थी, सेंटेंसेस लिखे हुए थे, पूछा गया था ये कौन सा है, और वो जो सेंटेंस है वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था। तो लोगों को, मोस्टली लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तक करते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत लंबी लंबी तीन तीन लाइंस की जो है वो एक लाइन लिखी हुई होती है, तीन तीन लाइंस पे, और मतलब वो बच्चों को समझ नहीं आती यार वो कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स है क्या है। तो इन दोनों का मिक्सचर बना के भी एक सेंटेंस बनता है, एक टाइप बनती है, उसे हम कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सबसे पहले हम सिंपल देखते हैं। सिंपल, बेसिक, वेरी बेसिक, जैसे इंडिपेंडेंट होता है, ये देखो लिखा हुआ दिस एक्चुअली इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज ये। ठीक है, a simple sentence is a sentence that contains only one independent clause. It has a subject and a verb and expresses a complete thought. इंडिपेंडेंट क्लॉज को अगर मैं बोलूं कि सिंपल सेंटेंस है, क्या ये गलत होगा? बिल्कुल नहीं, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज ही होता है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आपके सामने आ जाए और आप फुल स्टॉप लगा के, आपने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखा है और आप फुल स्टॉप लगा के उसको खत्म कर दो, मतलब उसी के साथ दूसरा ना जोड़ो, तो वो सिंपल सेंटेंस है। लेकिन अगर आपने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखा है और उसी के साथ फुल स्टॉप लगाए बगैर उसके साथ दूसरा भी जोड़ने की कोशिश की, चाहे जोड़ने का जो भी तरीका हो, तो वो तब कंपाउंड बनेगा। लेकिन सिंपल सेंटेंस, अगर आपने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखा है और अगर फुल स्टॉप लगा के उसको खत्म कर दिया है, तो वो वहीं पे सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, देयर आर नो डिपेंडेंट क्लॉजेस इन अ सिंपल सेंटेंस। कोई डिपेंडेंट क्लॉजेस नहीं होते, और एक सिंपल सेंटेंस में जो है ना, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज भी नहीं हो सकता। अगर आपने एक सेंटेंस में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज भी डाले, तो वो सेंटेंस सिंपल रहेगा ही नहीं, वो कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, सिंपल सेंटेंस की एग्जांपल्स है, शी रन्स एवरी मॉर्निंग। सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, पूरा एक सेंटेंस है। ठीक है, एक सब्जेक्ट है, एक कंप्लीट प्रिडिकेट है, तो मतलब ये क्या है? ये क्लॉज है, और वो भी कौन सा क्लॉज? इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये कंप्लीट सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, पूरा मीनिंग मिल रहा है, तो एक सिंपल सेंटेंस है ये। द कैट इज स्लीपिंग, दे बिल्ट अ हाउस, आई एंजॉय रीडिंग। मैं आपको एक बात बता दूं, एक क्लॉज क्लॉज एक पूरी लाइन में यूज होता है, और जब एक क्लॉज एक पूरी लाइन के साथ है, पूरी लाइन में बहुत कुछ होता है सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा ना। क्लॉज तो सब्जेक्ट एंड वर्ब का नाम है ना, तो एक पूरी लाइन में बहुत कुछ होता है। जब सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिसको हम क्लॉज बोलते हैं, वो एक सेंटेंस में आके फिट होते हैं ना, तो फिर एक पूरा सेंटेंस बनता है। फिर हम लोग सेंटेंस में क्लोज को डाल के देखते हैं कि क्या इस सेंटेंस में अगर मैं क्लोज डालूं तो क्या ये कंप्लीट मीनिंग देगा। अगर वो कंप्लीट मीनिंग देता है तो वो इंडिपेंडेंट है, अगर वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा तो वो डिपेंडेंट है। अब मैंने यहाँ पे जब क्लॉज और वर्ब डाला इस सेंटेंस में पूरे में, कि शी रन्स एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग साथ सब्जेक्ट और वर्ब भी लगा दिए, तो मतलब ये एक सेंटेंस पूरा मीनिंग दे रहा है ना, मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है, ये कंप्लीट एक सिंपल सा कंप्लीट सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। ठीक है ना, दे बिल्ड अ हाउस, आई एंजॉय रीडिंग, इसी को हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। अच्छा, अगर एक से ज्यादा आप इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सेंटेंस में यूज करना चाहें एक ही सेंटेंस में, तो वो कंपाउंड बनेगा फिर। व्हेन टू और मोर, एक से ज्यादा, व्हेन टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर ज्वाइन टुगेदर, द सेंटेंस बिकम्स अ कंपाउंड सेंटेंस। मतलब सिर्फ इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इंडिपेंडेंट इसमें नहीं आएगा, कंपाउंड में सिर्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, डिपेंडेंट नहीं।
सिंपल कंपाउंड दोनों में इंडिपेंडेंट होते हैं। दोनों में फर्क क्या होता है कि सिंपल में सिर्फ एक सेंटेंस होगा, एक से ज्यादा की गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि जैसे ही वो एक से ज्यादा में जाएगा वो कंपाउंड बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अ कंपाउंड सेंटेंस इज क्रिएटेड बाय ज्वाइनिंग टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब हमने यहाँ पे बहस का मुद्दा ये है कि कंपाउंड सेंटेंस एक ही सेंटेंस के अंदर जुड़ेंगे कैसे। तो दो तरीके होते हैं, एक या तो आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हो एक कोमा के साथ, या तो आप सेमी कॉलन लगाते हो। अगर सेमी कॉलन लगाओगे तो फिर कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, कंजंक्शन आप यहाँ पे स्किप कर मार देते हो। लेकिन अगर आप कंजंक्शन की तरफ जाते हो तो फिर आप एक कोमा और एक कंजंक्शन लगाते हो। इनके कंजंक्शन जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना, वो बड़ा ही एक्रोनिम है, फेन बॉयज, हम उससे इसको याद रखते हैं और बड़े आसानी से ये याद रहता है। बस आपने ये याद रखना है कि कंपाउंड सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ही होते हैं, और वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ना बहुत जरूरी है, और जोड़ने के ये दो तरीके हैं। अब देखो यहाँ पे तो जोड़ना नहीं है क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखा, आपने फुल स्टॉप लगा के बात खत्म कर दी। लेकिन हम लोग क्या नॉर्मली एक एक लाइन लिख के फुल स्टॉप लगा लगा के बात करते हैं, चंक्स में हम बात नहीं करते। तो मोस्टली हम सिंपल सेंटेंस बहुत कम आजकल यूज करते हैं जब हम कॉन्वर्जेशन करते हैं। हम मोस्टली कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स की तरफ ही जाते हैं ताकि हम एक एक लाइन के अंदर ज्यादा जो है अपनी बात को कन्वे कर सकें। तो कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस यूज होते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस यूज होके एक सेंटेंस बनाते हैं, और वो एक सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस बनता है फिर। ठीक है, इसको जोड़ने के दो तरीके हैं, या तो हम कंजंक्शन और कॉमा लगाते हैं या तो हम सिर्फ सेमी कॉलन लगाते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कंजंक्शन लगा के कैसे आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ सकते हो। अच्छा, कौन सा कंजंक्शन, देखो कंजंक्शन की टाइप्स हैं, कोऑर्डिनेटिंग है और सबऑर्डिनेटिंग है। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो कंपाउंड सेंटेंस में यूज होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए यूज होंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर वर्ड्स, ये वर्ड्स होते हैं दैट लिंक इक्वल पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। यहाँ पे इक्वल पार्ट्स का क्या मतलब है कि जो एक ही टाइप का क्लॉज हो, जैसे कि इंडिपेंडेंट। इक्वल पार्ट मतलब दोनों कन्वे कर रहे हैं मीनिंग। तो जो coordinated conjunctions है are words that link equal parts of a sentence such as independent clauses. The most common coordinating conjunctions can be remembered using the acronym, और acronym क्या है, FAN boys. FA stands for A and, N nor, B but, O or, Y yet, S so. जिस भी एक सेंटेंस में दो क्लॉजेस यूज हुए हैं, मतलब एक सेंटेंस के अंदर आपको दो सब्जेक्ट और दो वर्ब नजर आ रहे हैं, मतलब दो क्लॉजेस हैं। आप किसी को कैसे बताओगे कि यार इस सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेज है, तीन क्लॉजेज हैं? अगर दो सब्जेक्ट दो वर्ब मिल रहे हैं आपको सेंटेंस के अंदर, मतलब दो क्लॉजेज हैं। अगर तीन सब्जेक्ट तीन वर्ब मतलब तीन क्लॉजेज हैं। अगर चार सब्जेक्ट चार वर्ब मतलब के चार क्लॉजेज हैं, क्योंकि एक क्लॉज वर्ब और सब्जेक्ट के अग्रीमेंट कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, तो जब मैंने कहा ये पीछे सिंपल सिर्फ एक क्लॉज है, मतलब एक ही वर्ब एक सब्जेक्ट और फुल स्टॉप लगा के बात खत्म की, मतलब सिंपल सेंटेंस है। लेकिन अगर कंपाउंड सेंटेंस आपको देखना कि यार ये तो लंबा सा लिखा हुआ है यार, कंपाउंड सेंटेंस है सिंपल, क्योंकि सिंपल सेंटेंस देखो, सिंपल सेंटेंस भी लेंथ में लंबा किसी से भी खींच के बंदा कर लेता है। क्लॉज एक ही यूज हुआ होगा, सब्जेक्ट और वर्ब, मतलब कि एक ही क्लॉज यूज हुआ है, सिंपल सेंटेंस है वो। लेकिन अगर आपने देखना हो, देखो एक लाइन है, वो डेट डेट मतलब कि डेड लाइंस में लिखा हुआ है एक सेंटेंस है, मतलब सिंपल सेंटेंस है, डेड लाइंस में जिस तरह घुमा फिरा के ना, आप एग्जांपल आप एक फर्ज कर लें, घुमा फिरा के ना डेड लाइंस में लिखा हुआ है। अब आप कैसे बताओगे यार कि कंपाउंड है, क्योंकि कंपाउंड लेंथ में लंबा हो सकता है, सिंपल आप सोचो कि नहीं हो सकता। अब आप कैसे पता चल, आपको कैसे पता चलेगा ये सिंपल सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस है? पता है किस लिहाज से? आपने सबसे पहले देखना है क्लॉजेस कितने यूज हुए हैं। अगर आपको एक सब्जेक्ट एक ही वर्ब नजर आ रहा है और कुछ सब्जेक्ट वर्ब नजर नहीं आ रहा, मतलब सिंपल सेंटेंस है। लेकिन अगर आपको एक सब्जेक्ट एक वर्ब के अलावा एक और सब्जेक्ट और एक और वर्ब नजर आ रहा है, अब आपने ये देखना है कि वो कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं या एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट है। और वो किस तरीके से पता चलता है, आपके जोड़ने के तरीके से, जैसे कि आप कौन सा कंजंक्शन लगा रहे हो, कंजंक्शन बताता है कि ये डिपेंडेंट क्लॉज या इंडिपेंडेंट। ठीक है, और दूसरा आप सेमी कॉलन से भी पता चल जाता है। चलो, तो अगर फैन बॉयज यूज हुआ हुआ है, मतलब फॉर यूज हुआ है दो क्लॉजेस के दरमियान, या एंड यूज हो गया, या नॉर या बट और येट सो, तो मतलब वो कंपाउंड सेंटेंस है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। ठीक है, फॉर आप यूज करोगे, दो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, और आपने एक्सप्लेन करना है रीजन और पर्पस, दोनों के दरमियान रीजन और पर्पस को करना है, तो आप फोर यूज करोगे। एंड आप यूज करोगे जब आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा और उसी के अंदर आप एक और आइडिया ऐड करना चाहोगे, तो फिर आप एंड यूज करोगे।
ये जो मैंने सिमिलर टू बिकॉज लिखा हुआ ना, ये बिकॉज ये जो है ये कॉम्प्लेक्स में यूज होता है। कंपाउंड सेंटेंसेस में ना फॉर यूज होता है रीजन और पर्पस के लिए, इसी तरह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बिकॉज यूज होता है रीजन और पर्पस के लिए। लेकिन जब आप फॉर लगाते हो वो इंडिपेंडेंट बन जाता है, लेकिन जब आप बिकॉज लगाते हो तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो ये जब मैं अभी आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताऊंगी तो आपको वहां पे समझ आ जाएगा। ओके। और यूज होता है आप अगर अल्टरनेटिव आइडिया देना चाहो, चॉइस देना चाहो। येट इंट्रोड्यूस अ कंट्रास्ट सिमिलर टू बट और येट इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। सो इंडिकेट्स अ रिजल्ट और इफेक्ट। तो ये जो फेन बॉयज है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, ये दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज होते हैं। किस तरीके से आपने एक ही सेंटेंस में उनको जोड़ना है, क्योंकि अगर आपने जोड़े बगैर फुल स्टॉप लगा दिया मतलब आपने सेंटेंस खत्म कर दिया है। तो सेंटेंस खत्म किया बगैर फुल स्टॉप लगाए बगैर आपने कैसे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ना है? आप सबसे पहला तरीका आप कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस लगाते हो। अब मैं इनको वन बाय मतलब मोस्टली तो यहीं पे लोग बता के खत्म कर देते हैं, लेकिन मैं आपको एक एक करके ये बताती हूँ सारे। सबसे पहले फॉर। फॉर यूज होता है टू एक्सप्लेन अ रीजन और पर्पस, जैसे कि बिकॉज यूज होता है। अच्छा, फॉर आप जहां पे भी रीजन और पर्पस को बताना चाहो आप फॉर यूज करो। जैसे शी ब्रॉट एन अम्ब्रेला फॉर इट वॉज गोइंग टू रेन। देखो, पर्पस बताया मतलब रीजन बताया क्यों उसने छतरी लाई भाई, जो है बारिश हो गई थी। ठीक है। शी ब्रॉट एन अम्ब्रेला फॉर इट वॉज गोइंग टू रेन। अब देखो, देखने वाली बात समझने वाली बात है। अगर एमसीक्यूज में आपको इस तरह आ जाता है कि शी ब्रॉट एन अम्ब्रेला फॉर इट वॉज गोइंग टू रेन, अगर यहाँ पे फॉर यूज हुआ तो आप समझ जाना कि फॉर हमेशा कंपाउंड सेंटेंस में यूज होता है दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस के दरमियान। यहां से अगर आप फॉर हटा के इधर फॉर हटा दो, इधर आप फुल स्टॉप लगा दो। शी ब्रॉट एन एम्ब्रेला, ये सिंपल सेंटेंस बन गया। इट वॉज गोइंग टू रेन, ये दोनों अलग अलग अपनी जगहों पे कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। तो दोनों को अगर मैं जोड़ के कंपाउंड सेंटेंस बनाऊं तो मैं फिर, क्योंकि ये देखो ये पहला मैं रीजन बता रही हूँ ना कि क्यों एम्ब्रेला लाया है, तो यहाँ पे फोर का यूज होगा। ये खैर आप यूज ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली आप लगाते हो। तो फॉर जहां पे यूज हुआ तो आपने कंपाउंड सेंटेंस पे क्लिक करना है। इन दिस सेंटेंस शी ब्रॉट एन अम्ब्रेला एंड इट वाज गोइंग टू रेन आर बोथ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। द कंजंक्शन फॉर एक्सप्लेन्स द रीजन व्हाई शी ब्रॉट द अम्ब्रेला बिकॉज इट वाज गोइंग टू रेन। ठीक है। अगला है ही वॉज टायर्ड फॉर ही हैड बीन वर्किंग ऑल नाइट। ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था। अब रीजन बताओ क्यों? क्योंकि वो पूरी रात काम कर रहा था। Here he was tired and he had been working all night are both independent clauses. The conjunction for explains why he was tired. अब for से यूज होगा रीजन और पर्पस के लिए। देन दूसरा फैन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में है एंड आप जब भी कोर आइडिया ऐड करो। शी फिनिश्ड हर होमवर्क एंड शी वेंट आउट टू प्ले। अब देखो उसने अपना काम खत्म किया, दूसरा आइडिया किया कि फिर वो बाहर खेलने के लिए गया, तो खेलने के लिए गई। तो दो आइडियाज को अब जोड़ना है, तो दो अलग अलग आइडियाज को जोड़ना है, तो आप किसी किसी जोड़ोगे एंड लगा के। इन दिस सेंटेंस शी फिनिश्ड हर होमवर्क एंड शी वेंट आउट टू प्ले आर इंडिपेंडेंट क्लोजेस द कंजंक्शन एंड कनेक्ट्स द टू आइडियाज शोइंग दैट वन एक्शन फॉलोड द अदर। पहले उसने काम खत्म किया फिर वो बाहर गई। ठीक है। ही कुक डिनर एंड शी सेट द टेबल। पहले उसने खाना बनाया और फिर उन्होंने टेबल सेट किया। In this sentence, he cooked dinner and she set the table are both independent clauses. The conjunction and connects these two ideas, indicating that both actions occurred likely as part of the same overall activity of preparing for a meal. तो मतलब एक आइडिया के बाद दूसरा आइडिया आपने ऐड किया। ठीक है। अब जब आपको कोई बोले ना कि भाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए तो आपने एंड के साथ दो क्लॉजेस को नहीं जोड़ना है। ठीक है, आपने याद रखना है क्योंकि कंपाउंड है ये तो इंडिपेंडेंट। कोई आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का बोल रहा है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे होते हैं और बट के साथ जोड़ देते हैं। बट तो है ही एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिससे हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स में किस तरह चला गया। ठीक है। एंड के बाद जो अगला है वो नॉर है। इसमें आप एक एडिशनल नेगेटिव आइडिया, एक नेगेटिव आइडिया होता है उसके साथ एक और नेगेटिव आइडिया आप ऐड करते हो। ही डिडंट लाइक द मूवी नॉर डिड ही एंजॉय द पॉपकॉर्न। मतलब ना तो उसको मूवी पसंद आई ना फिर उसने ऑब्वियसली उसको जब इंटरेस्ट डेवलप उसको पॉपकॉर्न भी हो सकता है टेस्ट अच्छा ना लगा हो, मूवी की वजह से वो थोड़ा सैड हो गया हो या जो भी है। He didn't like the movie and nor he did enjoy the popcorn are both independent clauses. The conjunction nor adds another negative idea. एक नेगेटिव आइडिया को आपने एक, अब देखो मैं यहाँ पे ये से भी कर सकती थी ना, सिंपल सेंटेंस बना दूं दोनों का। सिंपल सेंटेंस भी इंडिपेंडेंट होता है ना और कंपाउंड भी इंडिपेंडेंट ही होते हैं। अब मैं इन दोनों को सिंपल सेंटेंस किस तरह बनाऊंगी? ही डिडंट लाइक द मूवी, यहाँ पे मैं ना कॉमा की जगह फुल स्टॉप डाल दूंगी और फिर मैं दूसरी लाइन में लिखूंगी ही एंजॉय द पॉपकॉर्न फुल स्टॉप। लेकिन देखो ये थोड़ा चाइल्डिश लगता है, हम सिंपल सेंटेंस में बात नहीं, सेंटेंसेस में बात नहीं करते अब, तो हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में ज्यादा बात करते हैं। तो मैंने दोनों लाइंस को, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का तरीका क्या था कि मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाया, दोनों नेगेटिव आइडियाज से तो नॉर लगाया। ठीक है। शी हैज नेवर विजिटेड पेरिस नॉर शी हैज ट्रेवल टू लंदन
The conjunction nor connects these two clauses, adding a second negative idea to the sentence. The sentence implies that the person has not done either of the two activities, मतलब उसने दोनों activities नहीं की हैं. अगला इसमें है बट. ये बहुत बच्चे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बट का यूज करते हैं बार बार. मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होते दो ही क्लॉजेज हैं, मतलब दो क्लॉजेज, मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर ना, मतलब जो वो बना रहे होते हैं बच्चे ना, मैं उनकी बात करेंगे, वो दो ही क्लॉजेज यूज कर रहे होते हैं और दो क्लॉजेज को वो बट से जोड़ रहे होते हैं. तो अगर आप सिर्फ दो क्लॉजेज लगा रहे हो तो कॉम्प्लेक्स में, तो अगर सिर्फ आप दो क्लॉजेज लिख रहे हो तो कॉम्प्लेक्स में एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट होता है ना. फिर अगर दो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो आपके लिए कंपलसरी है एक डिपेंडेंट क्लॉज रखना. तो मतलब आपने सिर्फ दो क्लॉजेस में एक सेंटेंस लिख दिया, दो दो वर्ब दो सब्जेक्ट है और दो क्लॉजेस में लिखते हुए आपने बट लगा दिया और आपने बोला कि भाई ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो फिर हम कैसे मानेंगे? क्योंकि दो इंडिपेंडेंट, अगर सिर्फ दो क्लोजेस हैं तो ये कंपलसरी है कि वो दो क्लोजेस फिर इंडिपेंडेंट हो बट के लिए, और वो कंपाउंड बनेगा फिर, ना कि वो कॉम्प्लेक्स बनेगा. कॉम्प्लेक्स लगाने के लिए आप बट नहीं लगा सकते, फिर आप जाकर जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंजंक्शन का एक सेट है आप उसमें से उठा के लिखेंगे. ठीक है, ये रीजन है मैं आप लोग अच्छी सी स्टेटमेंट बार बार गलत करती थी, क्योंकि अगर आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लिखना है तो फिर बट क्यों लगाते हैं बार बार? क्योंकि बट तो होते, आपका जो पूरा थीसिस स्टेटमेंट होता है वो दो क्लॉजेस के ऊपर होता है, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट में आप लिख रहे होते हो, और उन दोनों को अगर दो इंडिपेंडेंट हो तो फिर समझ आता है कंपाउंड है. अब है ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज लाजमी होता है, और आप सब तकरीबन दो ही क्लॉजेस डालते हो और दो ही क्लॉजेस को बट से जोड़ देते हो. हालांकि अगर वो एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज है फिर तो बट आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि बट की तो रिक्वायरमेंट ही है कि भाई हो नहीं है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, चाहिए डिपेंडेंट क्लॉज बीच में होगा ही नहीं. ठीक है, तो बट शो कंट्रास्ट और एक्सेप्शन. कंट्रास्ट और एक्सेप्शन आप शो करते हो ना बट से, जैसे आई वांटेड टू गो टू द पार्टी बट आई वाज टू टायर्ड, मतलब आपने कंट्रास्ट शो किया. हियर आई वांटेड टू गो टू द पार्टी एंड आई वाज टू टायर्ड आर इंडिपेंडेंट क्लोजेस. द कंजंक्शन बट शोज कंट्रास्ट बिटवीन द टू आइडियाज. आप कंट्रास्ट शो कर रहे हो. आई प्लान टू गो for a run, but it started raining. I plan to go for a run and it started raining are both independent clauses. The conjunction but introduces a contrast between the speaker's initial plan and the unexpected weather. मतलब कंट्रास्ट आपको देखने को मिलेगा, एक ही वे में एक ही गो में चीजें नहीं जा रही, आपको कंट्रास्ट देखने को मिलेगा. ठीक है, बट के बाद अगला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और, जिसमें आप एक ऑल्टरनेटिव चॉइस सेट करते हो. ठीक है, वी कैन वॉच अ मूवी और वी कैन गो आउट फॉर अ डिनर. एंड से आप क्या करते हो, दो आइडियाज को एक जैसे आइडियाज को ऐड कर रहे होते हो ना, एक फ्लो में कोई एक्टिविटी हो रही है. जबकि और जब भी आप ऐड करते हो तो आप जो है हमेशा एक ऑल्टरनेटिव चॉइस को अंदर ऐड करते हो, जैसे वी कैन वॉच अ मूवी और वी कैन गो आउट फॉर अ डिनर. ओके, ठीक है, तो आप एक ऑल्टरनेटिव आइडिया करते हो कि या तो ये या तो ये. In this sentence, we can watch a movie and sorry, एक minute. We can watch a movie and we can go out for dinner are both independent clauses. The conjunction or offers an alternative, presenting two different options of for what they can do. मतलब दो different ideas आप दो किसी को. You can take the bus or you can walk home. You can take the bus and you can walk home are independent clauses. ये दोनों क्या, ये independent clauses है. The conjunction or offers an alternative. जो कंजंक्शन है और वो एक ऑल्टरनेटिव को जो है वो ऑफर कर रहे थे. ठीक है, ओके. अगला है येट. येट इंट्रोड्यूसेस अ कंट्रास्ट. एक कंट्रास्ट को इंट्रोड्यूस करता है, जैसे कि हम बट में हम यही करते हैं ना कि एक हम आप एक जैसे शी इज स्ट्रिक्ट येट शी इज फेयर, शी इज स्ट्रिक्ट बट शी इज फेयर, ऐसे ही होता है ना. आप एक कंट्रास्ट और उसको ऐड कर रहे होते हो, मतलब आप इनको इसको इन दोनों को ना एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हो. ही स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम yet he didn't pass. अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, he studied hard for the exam but he didn't pass. तो अभी मैंने इसमें वही बस थ्योरी लिखी हुई जो मैं पिछले काफी टाइम से बोलती आ रही हूँ. आप yet और but को एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हो. देन लास्ट है so. so आप रिजल्ट और इफेक्ट के लिए लगाते हो, जैसे he was hungry so he made a sandwich. He was hungry and he made a sandwich are independent clauses. The conjunction so indicates that making a sandwich was the result of being hungry. ठीक है, आप रिजल्ट और इफेक्ट, किसी चीज का इफेक्ट या रिजल्ट बताते हो ना, किस चीज की वजह से ये चीज हुई है.
ठीक है। इट स्टार्टेड टू रेन हैवीली सो वी डिसाइडेड टू स्टे इनडोर्स। अब हम वो ये रिजल्ट जो आया, ये जो इफेक्ट आया कि वो घर में रह रहे हैं, वो किस चीज का है? कोई तो कॉज होगा ना। सो आप कॉज एंड इफेक्ट के लिए, कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट। सो जब भी आप किसी चीज का इफेक्ट बता रहे हो कि इस चीज की वजह से ये चीज हुई है, तो आप सो लगाते हो। The conjunction so indicates that the decision to stay indoors was a result of the heavy rain. ओके यहां तक आपको समझ आ गई है। जब भी आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मतलब कि कंपाउंड सेंटेंस बनाना चाहो, तो आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाते हो। लेकिन अगर आपको समझ ना आ रही हो कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ पे फैन बॉयज में से जाएगा, तो बड़ी एक सिंपल सी चीज कर सकते हो कि आप सेमीकोलन का यूज कर लो बिना हिचकिचाए। ठीक है। A semicolon can also be used to join two independent clauses in a compound sentence. This method is often used when the two clauses are closely related in thought but are joined by a coordinating conjunction. मतलब आप उनको ना यूज करना चाहो, लेकिन आप उनको एक ही सेंटेंस में लिखना चाहो। मतलब आप अलग अलग सिंपल सेंटेंस बना के चाइल्डिश वो अपनी राइटिंग को ना दो, बल्कि आप उसको चाइल्डिश लुक ना दो। आप चाह रहे हो कि यार मैंने लिखना तो कंपाउंड सेंटेंस है, लेकिन समझ नहीं आ रही यार उसमें कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाना है। सिंपल सेंटेंस नहीं लिखना चाहता, कंपाउंड लिखना है, तो फिर इसका एक बड़ा ही बेहतरीन सोल्यूशन है कि आप सेमीकोलन में जाओ। आई वॉन्ट टू स्टे होम। अब यहाँ पे नॉर्मली जब भी दूसरा क्लॉज आप डालते हो, तो आप यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस में क्या लिखते हो? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आपको नहीं याद है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप सेमीकोलन लगा दो और अगली लाइन लिख दो, ना कि यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के दो सिंपल सेंटेंस बनाओ। इन दिस सेंटेंस आई वांटेड टू स्टे होम एंड शी वांटेड टू गो आउट आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। द सेमीकोलन लिंक्स द टू क्लॉजेस विदाउट द नीड फॉर अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बच्चे प्रेसी में इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं। जब हम उन्हें बोलते हैं कि आप लोगों ने रन ऑन सेंटेंस बना दिया है, ये बना दिया है, वो बना दिया, तो उनको समझ नहीं आती भाई सेमी कॉलन किस तरह कहाँ पे लगेगा, क्यों लगता है सेमी कॉलन। तो मैं अब आपको एक बता रही हूँ आज यहाँ पे ये चीज आप लोगों को क्लियर करूँ। जब भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं जिनको आप कंजंक्शन से जोड़ते हो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, जब भी वो दोनों सेंटेंसेस अलग अलग खड़े हो सकते हैं, आप इसको भी अलग बोल सकते हो, आप इसको भी अलग बोल सकते हो, है ना। तो अगर वो दोनों अलग अलग हैं और आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कॉलन नहीं सेमी कॉलन लगता है। फिर सेमी कॉलन से जब आप जोड़ते हो तो फिर आप कंजंक्शन नहीं लगाते, फिर कंजंक्शन की नीड नहीं है। द मीटिंग वॉज लॉन्ग, एवरीवन वाज एग्जॉस्टेड बाय द एंड। तो दो अलग अलग लाइंस हैं, आप जोड़ सकते हो। अब थिंग्स टू रिमेम्बर, आपको कौन सी चीजें पंचुएशन में याद रखनी है? वैसे तो मैंने आपको अभी बताया है कि आप दो तरह से जोड़ सकते हो, सेमीकोलन से, कंजंक्शन से। अब याद रखने की क्या चीज है? When using coordinating conjunctions to join independent clauses, a comma should be placed before the conjunction. जब अगर आप conjunction की तरफ जा रहे हो, तो उसमें comma conjunction दोनों लगता है। However, if a semicolon is used, there is no need for either the conjunction or the comma. लेकिन अगर आप semicolon की तरफ जाओगे, तो आप दोनों को ही खत्म कर दोगे, ना तो conjunction ना तो comma। जैसे कि एक लाइन ये लिखी है, she was hungry so she made a sandwich। आपको पता है कि ये अगर मैं ग्रामेटिकली देखूं ये गलत है, सिर्फ आप सो नहीं लिख सकते, ये इनकरेक्ट लाइन है। मतलब आप सिर्फ कंजंक्शन नहीं लगा सकते, अगर कंजंक्शन की तरफ जाओगे तो कोमा कंपलसरी हो जाएगा उससे पहले। शी वॉज हंग्री सो शी मेड अ सैंडविच। सो तो आपने लगा दिया कि यार कॉज था कि वो हंग्री थी और उसने सैंडविच खाया, ये जो रिजल्ट आया ये इस कॉज की वजह से आया। वो ठीक है, कंजंक्शन आपने लगा दिया, लेकिन कंजंक्शन के साथ कोमा नेसेसरी था यहाँ पे, ये नेसेसिटी थी, आप इसको नहीं यहाँ से हटा सकते। शी वॉज हंग्री कोमा सो शी मेड अ सैंडविच। या तो आप कंजंक्शन लगाओ ही ना, आपको समझ नहीं आ रही यहाँ पे कोमा लगाने लगाना, आप फिर कंजंक्शन लगाओ ही ना, आप सीधा सेमीकोलन में चले जाओ। शी वॉज हंग्री शी मेड अ सैंडविच, कंपाउंड। अब ना तो ये सिंपल सेंटेंस तो नहीं रहा ना, मैंने फुल स्टॉप तो नहीं लगाया, एक कंपाउंड सेंटेंस भी बन गया, चाइल्डिश जो है वो एक्सप्रेशन भी नहीं है, और आपने अपना मीनिंग भी कन्वे कर दिया कि कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, तो ये पंक्चुएशन का आपने ख्याल रखना है। ओके। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, पहले मैंने आपको सिंपल बताया, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है, एक सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। फिर मैंने आपको कंपाउंड बताया कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे, एटलीस्ट दो होंगे, और उन दो को आप जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ोगे, या तो आप सेमीकोलन से जोड़ोगे। कंपाउंड सेंटेंस में मैंने आपको बोला, अगर मैं आपको बोलूं कंपाउंड सेंटेंस में बात मेरे कोई मतलब कंपाउंड सेंटेंस ना मुझे पैराग्राफ लिख के दे, तो आपने याद रखना है कि कंपाउंड सेंटेंसेस में एक लाइन में एटलीस्ट दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे, और वो आपस में जुड़े होने चाहिए, ना क्या फुल स्टॉप लगा के लिखते जाओ। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अब क्या है? नाम से ही पता चलेगा। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट।
एक डिपेंडेंट लाजमी होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं होगा अगर एक भी डिपेंडेंट क्लोज ना हो, क्योंकि जिसमें एक भी डिपेंडेंट क्लोज नहीं होता या तो वो सिंपल होता है या तो वो कंपाउंड होता है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एटलीस्ट एटलीस्ट वन डिपेंडेंट लाजमी होना चाहिए, ठीक है। While an independent clause can stand alone as a complete sentence, the dependent clause can not। अब एक इंडिपेंडेंट क्लोज तो अकेला खड़ा होता है लेकिन डिपेंडेंट नहीं होता है। तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एटलीस्ट एक डिपेंडेंट होता है, इसलिए फिर डिपेंडेंट क्योंकि अकेला खड़ा नहीं होगा इसलिए इंडिपेंडेंट भी हम इसमें डालते हैं। आप इसे बोल सकते हो कि कंपाउंड सेंटेंस में जब एक इंडिपेंडेंट होता है तो उसमें डिपेंडेंट क्यों नहीं होता, क्योंकि इंडिपेंडेंट अकेला खड़ा हो सकता है ना। कंपाउंड सेंटेंस में डिपेंडेंट जो है, कंपाउंड सेंटेंस की सबसे पहली शर्त है क्या है, मतलब आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज लाजमी नजर आएगा। जब इंडिपेंडेंट नजर आया मतलब उसको उसमें हम दूसरा इंडिपेंडेंट ऐड कर देंगे, उसको डिपेंडेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की सबसे बेसिक कंडीशन ये है कि एक डिपेंडेंट, एटलीस्ट एक डिपेंडेंट लाजमी होगा, तो इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स में फिर एक इंडिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि जब भी डिपेंडेंट क्लोज किसी सेंटेंस में होगा तो उसको कंप्लीट मीनिंग कन्वे करने के लिए इंडिपेंडेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ओके, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर यूज्ड टू लिंक द डिपेंडेंट क्लोज टू द इंडिपेंडेंट। दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को मिलाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होता है, वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। लेकिन दो, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लोज को अगर आपने जोड़ना है, ठीक है, एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है, ऐसे दो क्लोजेस को आपने जोड़ना है, तो फिर आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाओगे। इसका कोई एक्रोनिम नहीं है, लेकिन आप नॉर्मली जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होते हैं वो मैं आपको एक लिस्ट आगे बता दी। स्ट्रक्चर होता है अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज टू मेन पार्ट्स से, ये ठीक है। एक डिपेंडेंट क्लोज लाजमी होगा और एक एक इंडिपेंडेंट क्लोज लाजमी होगा, मतलब दोनों लाजमी होंगे। जैसे डिपेंडेंट ऑल्दो इट वाज रेनिंग, जब मैंने बोल दिया हालांकि बारिश हो रही थी, अब मैं किसी को बोलूंगी यार हालांकि बारिश हो रही थी, तो अब इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे कंजंक्शन लगाने की वजह से, जो मैंने ऑल दो लगा दिया ना, इसकी वजह से ये मामला खराब हुआ है भाई, डिपेंडेंट बन गया। तो मुझे बस कंप्लीट करने के लिए इंडिपेंडेंट की जरूरत है, वी वांट टू बी वेंट फॉर अ वॉक। चलो, आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देख लेते हैं होते क्या है। उससे पहले हम पंचुएशन देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में वो वाला सीन नहीं है, कभी सेमी कॉलन लगा के जोड़ दिया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का एक ही मतलब एक दो ही चीजें जो आपको याद रखनी है। अगर आपने जो डिपेंडेंट क्लॉज है जिसके साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज हुआ है, अगर डिपेंडेंट क्लॉज आपने लाइन के शुरू में लिखा है तो बीच में कोमा आएगा। अगर आप लोगों ने डिपेंडेंट क्लॉज लाइन के एंड पे लिखा है तो बीच में कोमा नहीं आएगा। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। अगर शुरू में आ गया डिपेंडेंट क्लॉज तो फिर क्या होगा, बीच में कोमा लग जाएगा। लेकिन अगर आपका जो डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि यहाँ से बिकॉज से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो अगर आप वो बीच एंड पे हुआ तो फिर कोमा नहीं लगेगा। अब ये चीज हम आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हम यूज करते हैं, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते क्या हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस आर यूज्ड टू लिंक द डिपेंडेंट क्लॉज टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। जहां पे भी आपको डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ना है, आपने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करना है। These conjunctions show the relationship between the two clauses, indicating time, reason, condition, contrast और cause and effect। तो ये सिर्फ थ्योरी एंड पे लिखी हुई है, प्रैक्टिकली देखते हैं। अच्छा, बिकॉज क्या है? जहां पे भी बिकॉज यूज हुआ, आपने समझना है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हमेशा एक डिपेंडेंट क्लोज को इंडिपेंडेंट से जोड़ता है। कि मतलब क्या है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अगर सिर्फ दो ही क्लॉजेस यूज हुए आपकी लाइन में, अगर आपकी लाइन में सिर्फ दो क्लॉजेस यूज हुए और वो दो क्लॉजेस आपस में किस तरह जुड़े हुए हैं, बिकॉज से, तो इसका मतलब क्या है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अगर तीन चार क्लॉजेस यूज हुए तो फिर वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में जाता है, वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। अगर सिर्फ दो क्लॉजेस हैं, दो वर्ब दो सब्जेक्ट, और वो दोनों यूज जुड़े हुए हैं बिकॉज से, तो बिकॉज क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, मतलब कि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। बिकॉज क्या शो करता है, कॉज एंड रीजन को। जैसे कोऑर्डिनेटिंग वो है हमारा कंजंक्शन था फोर कंपाउंड में। कंपाउंड में अगर देखो दो क्लॉजेस हैं। We stayed inside because it was snowing, sorry। We stayed inside because it was snowing। देखो अब यहाँ पे कोमा नहीं लगा, पता है क्यों? क्योंकि जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो लाइन के आखिर में है। We stayed inside because it was snowing। तो यहाँ पे हम लोग अंदर क्यों रहे? क्योंकि बाहर बर्फबारी हो रही थी, ठीक है। अब इसमें देखो, हमारा बिकॉज लग गया है तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। लेकिन अगर यहाँ पे फोर लगता, वी स्टेड इन साइड कोमा फोर इट वॉज स्नोइंग,
तो फिर ये ऑटोमेटिकली कंपाउंड बन जाता है सिर्फ कंजंक्शन की वजह से। तो जब भी आपको एमसीक्यूज में अगर यहाँ पे बिकॉज नजर आया तो अपने कॉम्प्लेक्स पे टिक करना है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे फॉर नजर आया तो आपने कंपाउंड पे टिक करना है। तो ये जो कॉज और रीजन है इसमें आप बिकॉज और फॉर दोनों यूज कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको अब क्या समझ रहे हो, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। तो अगर बिकॉज यूज किया तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, अगर फॉर यूज किया तो कंपाउंड बनेगा, ठीक है। द डिपेंडेंट क्लॉज बिकॉज इट वाज सुनोइंग, देखो जब हमने बिकॉज इट वाज सुनोइंग, सिर्फ आप इसको बोलो ना बिकॉज इट वाज सुनोइंग, बिकॉज इट वाज सुनोइंग, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज बनेगा सिर्फ बिकॉज की वजह से, क्योंकि बिकॉज एक सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है। सबॉर्डिनेट क्लॉज के लिए सबॉर्डिनेट कंजंक्शन यूज होता है, इस तरह आपने ये याद रखना है। ओके, दूसरा है ऑल दो इवन दो लिख दिया वापस, ऑल दो इवन दो, ये सब आप यूज करते हो टू इंडिकेट कंट्रास्ट और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। ऑल्दो शी वाज टायर्ड शी फिनिश्ड हर होमवर्क, इवन शी वाज टायर्ड शी फिनिश्ड हर होमवर्क, दो शी वाज टायर्ड शी फिनिश्ड हर होमवर्क। तो आप इन तीनों में से कोई भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज कर सकते हो टू कंप्लीट योर सेंटेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से आप जोड़ सकते हो ऑल्दो यूज करके, अगर आप बताना चाह रहे हो भाई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट और कंट्रास्ट बताना चाह रहे हो, यार वो थकी हुई थी लेकिन सबका काम खत्म कर लिए, ठीक है। ऑल्दो शी वाज टायर्ड कंट्रास्ट विद द फैक्ट दैट शी स्टिल फिनिश्ड हर होमवर्क, ठीक है। तो ऑल्दो क्या है, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और जिस क्लॉज में भी ऑल्दो यूज हुआ एक डिपेंडेंट क्लॉज है। अब यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज शुरू में था तो कोमा लग गया है, लेकिन यहाँ पे बिकॉज के साथ डिपेंडेंट क्लॉज है तो एंड पे गया है। और इस लाइन में सिर्फ दो क्लॉजेस यूज हुए हैं, बी सब्जेक्ट स्टेट वर्ब, इट सब्जेक्ट वॉज वर्ब, मतलब दो क्या हैं क्लॉजेज हैं। अब देखना यह है कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो एक तो इंडिपेंडेंट के बीच स्टेट इनसाइड इंडिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज इट वाज स्नोइंग, तो जो बिकॉज है वो क्या है, वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। मतलब इसका क्या है, बिकॉज इट वाज स्नोइंग एक डिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आप इसी से फिगर आउट करते हो चीजों को। देन सिंस जो है ये भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कैन इंडिकेट टाइम और रीजन। वी हैवंट सीन हिम सिंस ही मूव टू कनाडा। अब देखो सिंस जो है, सिंस क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और सिंस ही मूव्ड सब्जेक्ट भी है वो भी, मतलब सिंस से ये डिपेंडेंट क्लोज बन गया एंड पे, तो यहाँ पे कोमा नहीं लगा। आप टाइम और रीजन बताओगे, टाइम और रीजन। अब यहाँ पे टाइम बता रहे हैं कि जब से वो कनाडा मूव हुआ है हमने उसको नहीं देखा है, टाइम बता रहे हैं बट काफी टाइम हो गया नहीं देखा। दूसरा, सिंस इट इज रेनिंग वी कैन नॉट प्ले आउटसाइड। रीजन बता रहे हैं क्योंकि भाई बाहर बारिश हो रही है इसलिए हम बाहर नहीं खेल पा रहे। तो इन द फर्स्ट एग्जांपल सिंस शोज when the action occurred, in the second it shows the reason for not playing outside। तो since आप या तो टाइम या तो रीजन के लिए यूज करते हो। वैसे तो ये जो कंजंक्शन, ये जो वर्ड्स हैं, ये आप लोगों को कहीं ना कहीं पता है कि यूज कैसे होने हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ याद करने वाली चीज है कि जहां जहां एमसीक्यूज में दो क्लॉजेस के दरमियान इस तरह के वर्ड्स यूज हो रहे हैं, या क्लॉज में शुरू में या कहीं पे भी, तो आपने समझने वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। अच्छा, मजीद कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो कॉमन से हैं, इफ अनलेस, ये एक कंडीशन के लिए होता है। आपको पता है कंडीशनल में इफ यूज होता है, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम, अनलेस इट स्टॉप्स रेनिंग वी कैन नॉट गो हाइकिंग। तो कंडीशन, दोनों में कंडीशन, यहाँ पे पढ़ा है तो पास होगा, अगर बारिश नहीं रुकेगी तो हाइकिंग पे नहीं जाएंगे। तो मतलब कंडीशन सेट की हुई है ना, तो अनलेस या इफ दोनों कंडीशन के लिए आप यूज कर सकते हो। If introduces a condition for passing, while unless introduces a condition for going hiking। Then है when, while indicates time और a simultaneous action, जो मतलब साइड बाय साइड होते हैं, simultaneous उसी को कहते हैं। When the bell rings we will leave। देखो टाइम या ऐसे एक्शन जो साइड बाय साइड हो, जैसे बेल बजी हम निकल लेंगे, मतलब सिमिल्टेनियस एक्शन। while she was cooking he cleaned the kitchen। जब वो काम कर रही थी तो उसके हस्बैंड ने किचन को साफ कर लिया। तो मतलब एक सिमिल्टेनियस एक्शन आपने बताना है टाइम में कि मतलब वो साइड बाय साइड हो रहा है, तो when और while यूज कर सकते हो। when marks the time of action, while shows that two actions happen simultaneously। तो इस तरीके से दोनों यूज हो सकते हैं, ठीक है। मजीद आफ्टर और बिफोर, ये भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इंडिकेट्स द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। वी वेंट होम आफ्टर द मूवी एंडेड, शी लेफ्ट बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड। These conjunctions show which event happened first or second, ठीक है। Until shows a time limit और continuation, मतलब टाइम लिमिट या कोई चीज कंटिन्यूटी में है वो शो करता है, ठीक है ना। Until we waited until the bus arrived, हमने तब तक वेट किया जब तक बस आई नहीं है, ठीक है। Until indicates how long the action ऑफ वेटिंग कंटिन्यूड, ठीक है, मतलब कितनी देर हम वेट करते रहे। तो किसी भी चीज की कंटिन्यूएशन को उसकी लिमिट को बताता है कि कितनी लिमिट के अंदर वो चलता रहा।
अंटिल यूज करते हैं। वेयर इज यूज टू शो कंट्रास्ट, कंट्रास्ट के लिए आप वेयर इज यूज करते हो। शी प्रेफर्स टी, वेयर इज आई प्रेफर कॉफी। आपको ये सारे यूजेज आपको पता है, आपको अनकॉन्शियसली डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इन सब चीजों को यूज करते हो, लेकिन यहाँ पे बस मैंने एक थ्योरी में बताया है और कुछ नहीं है, आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। तो वेयर इज जब भी दो क्लॉजेस के दरमियान एक सेंटेंस है और एक सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेज है और वेयर इज यूज हो गया, तो आपने याद रखना है कि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि वेयर इज एक सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है। वेयर इज शोज कंट्रास्टिंग प्रेफरेंसेस। अच्छा, ओके, यहाँ तक होप आप लोगों को समझ आया। मैंने आपको तीन तरह के सेंटेंस की टाइप्स बता दिए हैं। एक सिंपल, जो एक ही लाइन होती है और एक लाइन के अंदर एक क्लोज होता है, वो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। देन कंपाउंड, एक ही लाइन होगी, एक ही सेंटेंस होगा, लेकिन उसके अंदर दो दो क्लोजेस होंगे और वो दो क्लोजेस भी फैन बॉयज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होंगे या तो सेमीकोलन से जुड़े होंगे, तो मतलब कि वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, ठीक है। देन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में जो है एक लाइन के अंदर दो क्लॉजेस होंगे और दोनों जो है वो सबॉर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होंगे, मतलब कि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ओके, अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? A compound complex sentence is a sentence that contains at least one independent clauses and at least one dependent clause। मतलब एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट। देखो मैंने आपको बोला है कंपाउंड जो सेंटेंस होता है उसमें कम से कम, कंपाउंड में दो इंडिपेंडेंट लाजमी होते हैं। दो इंडिपेंडेंट एक कंपाउंड सेंटेंस में लाजमी होते हैं, क्योंकि उससे कम हो तो सिंपल बन जाएगा। और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक डिपेंडेंट लाजमी होता है। अब दोनों की शर्तें क्या हैं कि कंपाउंड में कम से कम दो इंडिपेंडेंट, आप मतलब कंपाउंड में तो इंडिपेंडेंट तो सॉरी डिपेंडेंट तो कंपाउंड में होता ही नहीं है, तो शर्त क्या है कि कम से कम दो तो लाजमी हो, क्योंकि अगर दो से कम हुआ तो वो सिंपल बन जाएगा। तो कंपाउंड सेंटेंस की एक शर्त क्या है कि कम से कम दो इंडिपेंडेंट हो, और कॉम्प्लेक्स की क्या है, कम से कम एक डिपेंडेंट तो लाजमी हो। जो दोनों की बेसिक कंडीशंस है वो उन दोनों को यहां मिला के मैंने लिखा तो वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनेगा। कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में कम से कम दो इंडिपेंडेंट लाजमी हो, जैसे कि कंपाउंड में होता है, एंड देन कॉम्प्लेक्स में कम से कम एक डिपेंडेंट तो लाजमी हो, जो कि कॉम्प्लेक्स में होता है, और उन दोनों को जोड़कर हम लोग एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। बस कंपाउंड की कंडीशन क्या होती है, कम से कम दो इंडिपेंडेंट लाजमी हो, और कॉम्प्लेक्स की क्या होती है, कम से कम एक डिपेंडेंट लाजमी हो। एक मिनट में स्टॉप करके इसके ऊपर लिख देती हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगा। Okay, अब ये देखो, मैंने ये इसमें नीचे ना इधर मैंने अभी एडिट करके डाल दिया, क्योंकि मैं खुद पिज्जा है, जब बंदा बोर होता है, एक इंडिपेंडेंट दो इंडिपेंडेंट एक ये एक वो, तो बंदे के मुंह से ना बार बार ना गलत स्लिप होता है, तो मैंने इधर लिख दिया है। देखो सिंपल सेंटेंस की एक कंडीशन है, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट होगा। सिंपल सेंटेंस में और कोई सेंटेंस नहीं होगा, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और फुल स्टॉप लग के खत्म होगा, तभी वो सिंपल सेंटेंस बनेगा। कंपाउंड की शर्त क्या है कि एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि अगर टू से कम होगा तो वो सिंपल बन जाएगा, ठीक है। एक ही सेंटेंस के अंदर एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो। और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एक कंडीशन क्या है कि कम से कम एक डिपेंडेंट तो लाजमी हो, क्योंकि अगर एक भी ना हो तो कंपाउंड बन जाएगा। तो जो इन दोनों की कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की जो बेसिक कंडीशंस है वही यहाँ पे है कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होगा जिसमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट हो और कम से कम एक डिपेंडेंट हो। बेशक तीन क्लॉजेस का एक सेंटेंस बना दो, जितने का भी बना रहे हो, बस ये याद रखना है कि कम से कम दो इंडिपेंडेंट लाजमी हो और कम से कम एक डिपेंडेंट लाजमी हो, क्योंकि अगर एक एक भी डिपेंडेंट नहीं होगा तो आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं लगा सकते ना। तो फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स को हटा दो यहाँ से, ठीक है। तो अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस पे होता है और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज पे होता है। इट इज एसेंशियली अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस का मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फिर डेफिनेशन दे दिया है, टू और मोर, कम से कम दो, और दो से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैंने कहा एटलीस्ट टू कंपाउंड में लाजमी होते हैं, जिनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं, लाइक एंड बट और वगैरह। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लाजमी होता, डिपेंडेंट क्लॉज लाजमी होता है, ठीक है। वन डिपेंडेंट क्लॉज, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट, एटलीस्ट वन। देखो इंडिपेंडेंट क्लॉज ऊपर शायद चला भी जाए, लेकिन आपका एक डिपेंडेंट लाजमी होगा कॉम्प्लेक्स में, तभी तो वो उसको कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जब तक डिपेंडेंट क्लॉज होगा नहीं, तो वो उसको किस तरह बनाएगा। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट होगा। और अगर आप इंडिपेंडेंट का एक से ज्यादा कर दोगे तो फिर वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, राइट। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट होगा एक डिपेंडेंट होगा, और अगर आप इंडिपेंडेंट को बढ़ाओगे तो फिर
उसका मतलब है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में चल जाएगा, क्योंकि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में टू इंडिपेंडेंट हो जाते हैं फिर, ठीक है। तो आप लोगों ने बात याद रखनी है। चलो अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम देखते हैं, आप लोग समझ आ जाएगी। अच्छा, ऑल्दो इट वाज रेनिंग, ऑल्दो क्या है, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी डिसाइडेड टू गो हाइकिंग, बट क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, बट वी हैड टू टर्न बैक बिकॉज क्या है, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, मतलब कि बिकॉज द ट्रेल वाज फ्लडेड एक सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है, मतलब कि डिपेंडेंट क्लॉज है। और इसके अलावा ऑल्दो इट वाज रेनिंग ये भी एक डिपेंडेंट क्लॉज है। बट वी हैड टू टर्न बैक ये क्या है, बट वी हैड टू टर्न बैक, वी हैड टू टर्न बैक ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वी डिसाइडेड टू गो हाइकिंग ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ पे देखो एटलीस्ट दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और एटलीस्ट वन भी यूज हुआ हुआ है, लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि एटलीस्ट वन डिपेंडेंट तो हो। अब उससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट वन हो, तो वन से ज्यादा दो यूज हुए हैं। तो इसमें डिपेंडेंट क्लॉज दो यूज हुए हैं। एक कौन सा यूज हुआ है, ऑल्दो इट वाज रेनिंग, दूसरा कौन सा है, बिकॉज द ट्रेल वाज फ्लडेड। इंडिपेंडेंट कौन से हैं, वी डिसाइडेड टू गो हाइकिंग, वी हैड टू टर्न बैक, ये बट इसके साथ यूज हुआ है, तो मतलब ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब हम इनको अगर तोड़ तोड़ के लिखूं, मैं इनको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बनाना चाहूं तो किसका बनाऊंगी। ऑल्दो इट वाज रनिंग वी डिसाइडेड टू गो हाइकिंग, अगर यहाँ पे मैं फुल स्टॉप लगा दूं तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा ऑल्दो की वजह से। या तो अगर मैं लिखूं वी डिसाइडेड टू गो हाइकिंग बट वी हैड टू टर्न बैक, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दूं जैसे ये, तो ये कंपाउंड बना, क्योंकि ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर मैं लिखूं वी हैड टू, यहां से वी हैड टू टर्न बैक बिकॉज द ट्रेल वाज फ्लडेड, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा बिकॉज की वजह से। तो देखो इन सबको हम जोड़ के इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। हम इन सबको जोड़ के इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब आप लोगों को समझ आई है कि किस तरीके से होता है। कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम दो इंडिपेंडेंट होते हैं ना, देखो दो इंडिपेंडेंट होते हैं। और फिर आप ज्यादा भी, आप जितने भी इंडिपेंडेंट जोड़ दो, अगर उसमें डिपेंडेंट आ ही नहीं रहा तो मतलब वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो बन ही नहीं सकता। तो दो इंडिपेंडेंट जब आप जोड़ते हो तो वो क्या बनेगा, कंपाउंड। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपने जोड़ा तो वो क्या बना, कंपाउंड सेंटेंस। आपने एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट को जोड़ा, वो कॉम्प्लेक्स बन गया। लेकिन आप खिचड़ी बनाना स्टार्ट कर दो, दो इंडिपेंडेंट और दो से ज्यादा डिपेंडेंट, तो मतलब वो फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चला जाएगा इस तरह से, ठीक है। फिर वो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड नहीं रहेगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्योंकि आपने ज्यादा पार्ट्स को आपस में जोड़ दिया है, एक मिक्सचर बनाया है, दो इंडिपेंडेंट और दो डिपेंडेंट। लेकिन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की बेसिक शर्त आप लोगों ने याद रखनी है कि कम से कम दो इंडिपेंडेंट लाजमी होने चाहिए, दो इंडिपेंडेंट लाजमी होने चाहिए और एक डिपेंडेंट लाजमी होने चाहिए। क्योंकि अगर आप एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट रख दोगे, सिर्फ एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा सिंपली। तो आप अगर इंडिपेंडेंट दो रखते हो और एक डिपेंडेंट रखते हो तो तब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, और अगर एक से ज्यादा डिपेंडेंट रखते हो तो तब भी बनेगा ही बनेगा। और यही कंडीशन इसकी यहाँ पर है, यही कंडीशन इसकी यहाँ पर है। तो यहाँ पे मैं आप नीचे ना इसको स्टॉप करके यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी जो है ऐड कर देती हूँ अभी ही, ठीक है। ओके, अब आप लोगों को यहाँ पे अब देखिए नीचे नीचे ये भी ऐड कर दिया है। सिंपल में एक इंडिपेंडेंट होगा, दैट्स इट। कंपाउंड में एटलीस्ट दो इंडिपेंडेंट तो होंगे, क्योंकि आपने इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ना होता है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आप किस तरह जोड़ोगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा के वो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। और फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे पता चलेगा, कि आपके पास एक एक डिपेंडेंट लाजमी होगा, इसके साथ एक ही इंडिपेंडेंट होगा जो इस डिपेंडेंट को कंप्लीट करेगा। अगर एक ज्यादा हो जाए, एक डिपेंडेंट हो जाए और दो इंडिपेंडेंट हो जाए, तो वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा आम जबान। तो उसको आप कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बोलोगे अगर हम इसको फॉर्मली बोले। तो एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट होगा तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक इंडिपेंडेंट और प्लस एक इंडिपेंडेंट होगा तो कंपाउंड बनेगा, और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट होगा तो सिंपल बनेगा। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, दो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, इसके दो इंडिपेंडेंट, इसका एक डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट मिलके आपस में कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बना देंगे। और यही चीज आप देखो हर जगह देखोगे, यहाँ पे भी आपको दो इंडिपेंडेंट तो कम से कम लाजमी नजर आ रहे हैं, और कम से कम एक डिपेंडेंट भी नजर आ रहा है। लेकिन मैंने ज्यादा लाइन लंबी की है तो एक और डिपेंडेंट भी नजर आ रहा है। दूसरे वाले में आपको दो देखो, दो इंडिपेंडेंट और कम से कम एक एक डिपेंडेंट तो है, यहाँ पे भी दो इंडिपेंडेंट और कम से कम एक डिपेंडेंट तो है। आफ्टर द स्टॉर्म पास्ट वी वेंट आउटसाइड एंड वी सॉ द विंडो। देखो इसमें क्या है, आफ्टर द स्टॉर्म पास्ट एक डिपेंडेंट क्लोज है, वी वेंट आउटसाइड एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, एंड क्योंकि ये एंड के साथ लेके हम यहाँ से एंड को ओमिट कर सकते हैं, क्योंकि एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, हम उसको हटाएं तब भी ये सही रहेगा। एंड विसा द रेम्बो,
तो वी saw the rainbow इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो आफ्टर द स्टॉर्म पास्ट वी वेंट आउटसाइड, अगर हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दे तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दूं एंड वी saw the rainbow लिखूं ही ना, तो ये क्या बनेगा? एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, ये क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और अगर मैं इस वाले को यहां से हटा दूं, मैं सिर्फ लिखूं वी वेंट आउटसाइड एंड वी saw the rainbow, तो ये कंपाउंड बनेगा। लेकिन अगर मैंने आफ्टर द स्टॉर्म पास वी वेंट आउटसाइड एंड वी saw the rainbow, मतलब दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट को मिला दिया, तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है। आई विल बाय द टिकट्स इफ दे आर स्टिल अवेलेबल एंड वी कैन गो टू द कंसर्ट टुगेदर। मैंने लिखा है, अच्छा इसमें इसमें आप देखो, आई विल बाय द टिकट्स क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। इफ दे आर स्टिल अवेलेबल, इफ क्या है? एक सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है, तो मतलब ये डिपेंडेंट क्लोज है। एंड वी गो टू द कंसर्ट टुगेदर, तो वी गो टू द कंसर्ट टुगेदर क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो अगर मैं लिखूं इसको, आई विल बाय द टिकट्स इफ दे आर स्टिल अवेलेबल, तो यहाँ पे मैं फुल स्टॉप लगाऊं तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, क्योंकि एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट है। देन अगर मैं लिखूं आई विल बाय द टिकट्स एंड, अब यहां से इफ वाली क्लॉज को हटा दो, एंड वी कैन गो टू द कंसर्ट टुगेदर, आई विल बाय द टिकट्स एंड वी कैन गो टू द कंसर्ट टुगेदर, ये कंपाउंड सेंटेंस है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन अगर मैं इन सबको आपस में जोड़ दूं, दो इंडिपेंडेंट को एक डिपेंडेंट के साथ जोड़ दूं, तो ये क्या बनेगा? ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की समझ आ गई। अब हम सेंटेंस को लेकर कुछ क्लॉजेस को लेकर कुछ सेंटेंस करेक्शन देखते हैं कि भाई क्या है। देखो, आप क्लॉजेस में दो तरह की गलतियां करते हो, एक आप रन ऑन सेंटेंस बना देते हो और एक फ्रेगमेंट्स बना देते हो। रन ऑन सेंटेंस, जब भी आपको ना कहे ना कि यार जो आपने सेंटेंस लिखा है, आप बोलो यार मैंने तो कंपाउंड सेंटेंस लिखा है, ठीक है, ये कंपाउंड सेंटेंस है, वो आपको बोले यार ये रन ऑन सेंटेंस, तो आप बोलो नहीं नहीं, ये तो दो क्लोजेस, मैम ने तो कहा था कि दो क्लोजेस को इस तरीके से हम जोड़ेंगे तो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। तो रन ऑन सेंटेंस का मतलब गलती है, आपने कोई मिस्टेक कर दी है, आपने कंपाउंड सेंटेंस तो लिखना चाहा है, लेकिन आपने पंचुएशन में कुछ या कुछ चीजें आपने गलत कर दी हैं। रन ऑन सेंटेंस दो तरह के होते हैं, फ्यूज सेंटेंस, कोमा सप्लाइज, कोमा की गलती करते हो या फ्यूज कर देते हो एक सेंटेंस को, तो तब वो एक रन ऑन सेंटेंस बन जाता है। लिखना तो आप कंपाउंड सेंटेंस चाह रहे थे, लेकिन आपने पंचुएशन की गलती की है। तो रन ऑन सेंटेंस जहां पे भी कोई बोलेगा ना, उसका मतलब पता, फ्यूज सेंटेंस पता क्या होता है? रन ऑन सेंटेंस की टाइप अभी होता क्या है? A few sentence occurs when two independent clauses are joined together without any punctuation or coordinating conjunction, जो मैंने शुरू में बताया था। आप कोई भी कंजंक्शन यूज ना करो, दो इंडिपेंडेंट जो क्लॉजेस को ऐसे ही लिख दो, आपने फ्यूज किया, और ये रन ऑन सेंटेंस कहलाता है। आई लव टू राइट स्टोरीज, आई स्पेंट आवर्स डूइंग इट। अब आपने दो अलग अलग आइडियाज दिए हैं, आपने इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दिए हैं, लेकिन आपने इनको जोड़ा नहीं सही तरीके से, मतलब फ्यूज कर दिया एक दूसरे में। अब इसको आप ठीक करो, या तो आप कंजंक्शन और कॉमा लगाओ, या तो आप सेमी कॉलन लगाओ। दो इंडिपेंडेंट को इससे जोड़ते हैं ना, आई लव टू राइट स्टोरीज कोमा एंड आई स्पेंट आवर्स डूइंग इट, दो आइडियाज को ऐड किया, या तो आप सेमी कॉलन लगाओ। दूसरी एग्जांपल, शी लव्स रीडिंग बुक्स, शी फिनिश एवरी वन एवरी वीक, शी लव्स रीडिंग बुक्स एंड शी फिनिशेस वन एवरी वीक, या तो आप कंजंक्शन लगाओ या तो आप सेमी कॉलन लगाओ। तो जब भी आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को किसी पंचुएशन के बगैर ही, कंजंक्शन के या सेमी कॉलन के कोमा के बगैर जुड़ा हुआ देखो, तो आप कहना कि यार ये रन ऑन सेंटेंस है, और रन ऑन सेंटेंस में भी आप मोर स्पेसिफिकली बोलोगे यार ये फ्यूज सेंटेंस है तो तुमने यार कंपाउंड सेंटेंस यूज किया है, लेकिन ये मिस्टेक है, ये फ्यूज सेंटेंस बना दिया है। इसको अब हम जोड़ते हैं प्रॉपर तरीके से, ताकि कंपाउंड सेंटेंस में जो पंचुएशन की गलती है खत्म हो। तो रन ऑन सेंटेंस में एक फ्यूज सेंटेंस होता है, दूसरा होता है कोमा सप्लाइज। कोमा सप्लाइज क्या होता है? कोमा सप्लाइज ये होता है कि आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करो सिर्फ कोमा से, और कंजंक्शन यूज ही ना करो। तो मैंने बोला भी है आपको, जब भी कोमा होगा, कोमे के साथ कंजंक्शन और कोमा दोनों साथ आएंगे। ओके, ठीक है। तो कोमा सप्लाइज क्या होता है? कोमा सप्लाइज तब होता है जब आप कोमा तो यूज कर दो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, मतलब कंपाउंड सेंटेंस आप लिख रहे हो और आपने कंजंक्शन लगाया नहीं, कोमा लगा दिया है। तो कंजंक्शन और कोमा दोनों साथ जाते हैं। अगर आपने कोमा लगाया है तो कंजंक्शन भी ना लगाए, सेमी कॉलन में जाए, या तो फिर सिंपल सेंटेंस बनाए। अगर सिंपल सेंटेंस अगर लिखो तो वो चार्टिश लगता है, तो या तो कोमा के साथ कंजंक्शन भी लिखो या तो सेमी कॉलन भी लिखो, तो वो गलत सिंपल सेंटेंस भी नहीं होता, लेकिन वो थोड़ा चार्टिश लगता है, तो हम कंपाउंड में जाते हैं ना। अब इट वॉज रेनिंग हार्ड, और आपने कोमा लगा दिया, द स्ट्रीट्स वर फ्लडेड, और ये मतलब आई एम श्योर, आई गारंटी ये बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, कोमा लगा के सेपरेट कर देंगे। अब कंजंक्शन जरूरी था, इट वॉज रेनिंग हार्ड कोमा एंड द स्ट्रीट्स वर फ्लडेड, तो आप या तो फिर कोमा ना लगाओ, कंजंक्शन नहीं लिखना है, तो फिर आप सेमी कोलन लगा दो। ठीक है।
लेकिन अगर कोमा लगाना है तो कंजंक्शन जरूरी है। तो अगर आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कोमा से सिर्फ जुड़े हुए देखो तो आप बोलोगे यार ये रन ऑन सेंटेंस है, एंड टू बी मोर स्पेसिफिक ये कोमा सप्लाइज है। ठीक है। तो रन ऑन सेंटेंस कौन से होते हैं? दो तरह के होते हैं, या तो फ्यूज्ड होते हैं, कुछ भी यूज नहीं किया होता, ना कोमा ना कंजंक्शन ना सेमी कॉलन, ना कोमा ना कंजंक्शन ना सेमी कॉलन, दोनों को बस साथ लिख देते हैं, तो एक फ्यूज सेंटेंस मतलब फ्यूज कर दिया। और दूसरा कोमा सप्लाइज होता है, आप सिर्फ कोमा यूज करते हो, कंजंक्शन आपने यूज नहीं किया, तो या तो आप सेमी कॉलन यूज करो या तो कोमा प्लस कंजंक्शन यूज करो। अच्छा, दूसरा सेंटेंस करेक्शन में, एक तो रन ऑन सेंटेंस मैंने बता दिया, दूसरा है फ्रेगमेंट सेंटेंस। फ्रेगमेंटेड सेंटेंस कौन सा होता है? फ्रेगमेंटेड वो तो जो आपसे फ्रेगमेंट दे दो, एक देखो चीजों के पार्ट्स होते हैं, मतलब आपके जब डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसका एक और पार्ट होता है इंडिपेंडेंट। तो आप सिर्फ डिपेंडेंट क्लॉज दे दो, इंडिपेंडेंट दो ही ना, ऐसे कितने फ्रेगमेंट सेंटेंस। जैसे आफ्टर द रेन स्टॉप्ड वी वेंट फॉर अ वॉक। अब आप इतना बोल दो आफ्टर द रेन स्टॉप्ड और आप चुप करके बैठे रहो, तो ये एक फ्रेगमेंट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि आपने एक पार्ट तो दिया, एक फ्रेगमेंट दिया है, एक पूरे सेंटेंस का दूसरा नहीं दिया पार्ट इसका। क्योंकि डिपेंडेंट सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है अगर वो इंडिपेंडेंट के साथ ना मिले। तो फ्रेगमेंट सेंटेंस आपको कहाँ पे नजर आते हैं? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जब दोनों क्लॉजेस यूज हो तब। क्योंकि जब भी आप सिर्फ डिपेंडेंट बोल देते हो और इंडिपेंडेंट नहीं बोलते हो, और डिपेंडेंट लेकिन आफ्टर द रेन स्टॉप फुल स्टॉप लगा दिया, मतलब यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगेगा, ये एक फ्रेगमेंट सेंटेंस है, ये गलत है। आप इस सेंटेंस से पहले नहीं लगा सकते। आपने लिख दिया आफ्टर द रेन स्टॉप फुल स्टॉप वी वेंट फॉर अ वॉक फुल स्टॉप। तो आफ्टर द रेन स्टॉप एक कंप्लीट सेंटेंस मीनिंग तो नहीं दे रहा ना, ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज नहीं तो डिपेंडेंट क्लोज है। तो ये एक सेंटेंस कैसे बन सकता है सिर्फ? तो ये एक फ्रेगमेंट सेंटेंस है, इसको कंप्लीट मीनिंग दें। ठीक है। जब भी आप सबॉर्डिनेट कंजंक्शन किसी भी क्लॉज के साथ लगाएं तो आप कभी भी फुल स्टॉप ना लगाएं, उसके साथ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखें लाजमी, वरना वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। अब इसके बाद प्रैक्टिस से या मैं आप लोगों को बच्चों भेज दूंगी। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आई हो। मैंने बीच में रुक रुक के जो है कहीं ना कहीं चीजें ऐड की हैं, और ये जो है आपको समझ आ जाना चाहिए। अगर आपको ना समझ आए तो आपने रिप्ले करके बार बार सुनना चाहिए। अगर फिर भी ना समझ आए ना फॉर एग्जाम्पल, तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है। अब इसके बाद इंशाल्लाह हम फ्रेजेस वगैरह करेंगे, पार्टिसिपल जर्न्स इन्फिनेटिव, जो एक लंबी लिस्ट अभी पड़ी है मेरे पास, प्रपोजिशन वगैरह, वो हम लोग सब करेंगे। चलिए, थैंक यू, अपना सब ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।